है, सो एरर के चांस हमेशा बॉर्डर लाइन केसेस में होते हैं। सो ये दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ एरर। एरर आपको यहां नहीं मिलेगा, ये एक्सट्रीम रिजेक्ट पे नहीं मिलेगा, नो नो नॉट ओवर हियर, यू विल गेट एरर एट द बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड गोल पोस्ट। सो इज इट क्लियर सर? एरर होने के चांसेस ज्यादा कहां पे होते हैं गेजिंग में, दैट व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड। जैसे अगर डेंट है तो डेंट बहुत ही माइन्यूट है या बॉर्डर केस है ओके एनजी के बीच में, तो वहां जाके एरर होगा। और बहुत बड़ा डेंट है तो कोई भी पकड़ लेगा कि इट इज कॉल्ड डेंट। यह स्क्रैच इतना बड़ा है सबको ही दिखाई दे रहा है, यह स्क्रैच है ही नहीं तो वो तो ओके ही है, सबके लिए भी ओके है। बट ऐसा स्क्रैच है जो ओके एनजी के बिल्कुल आसपास है, बॉर्डर केस है, वहां जाके हम लोग फंस जाते हैं। सो इंस्पेक्शन एरर हैपेंस एट ए बॉर्डर केसेस, बॉर्डर लाइन डिसीजन मेकिंग। सो इज दैट क्लियर सर? दिस गोल पोस्ट थ्योरी क्लियर? तो अगर मैं इसको सिंपल सा कन्वर्जन करूं कि किसी को ये एरर विड्थ मालूम है अपनी D1 और ये एरर विड्थ मालूम है D2, तो मेरा ऑन एन एवरेज एरर D1 प्लस D2 डिवाइड बाय 2 होगा, ये मेरा एवरेज एरर होगा। दिस इज एक्स एरर, करेक्ट सर? और ये टोटल स्पेसिफिकेशन का टॉलरेंस का ये मेरा एक्स एरर कितना परसेंटेज है, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, ये किस थ्योरी के अगेंस्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं? एट्रीब्यूट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मैं ये विड्थ नोट कर सकता हूँ, स्पेसिफिकेशन जान सकता हूँ, क्योंकि इसका वेरिएबल नेचर है। बट दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड इन एट्रीब्यूट केस, करेक्ट सर? जहां कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वहां ये थ्योरीज एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा हमारी दिक्कत आती है वो एट्रीब्यूट केस में आती है। ये कोई भी एरर निकाल सकता है, विड्थ ऑफ एरर। सो हम लोग जो सबसे फर्स्ट केस लेंगे वो एट्रीब्यूट लेंगे जहां सबसे ज्यादा इश्यूज हमें मिलते हैं, और हमारे पास कोई मेजरिंग का टॉलरेंस नहीं है, विड्थ नहीं है, वी हैव नो गाइडलाइन, नथिंग, ओनली सैंपल्स एंड लिमिट सैंपल्स हैं। ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, और सडनली ये ओके को किसी ने रिजेक्ट बोल दिया, अब ये बॉर्डर पे, फिर ओके बोल दिया, फिर ये एनजी था एनजी बोला, फिर एनजी बोला, ये ओके बोल दिया, तो ये विड्थ ऑफ एरर आपका ये जनरेट हो गया। यहाँ डाउट आ गया आपके इंस्पेक्शन मेथड्स में, यहाँ पे ओके है, ओके है, ओके है, यहाँ से लोगों ने एनजी बोलना शुरू कर दिया ओके को, फिर बाकी ठीक हो, तो यहाँ से एरर डाउट शुरू हो गया, ये एनजी है, ये एनजी है, यहाँ ओके बोल दिया रिजेक्ट को, तो मेरा इतना विड्थ ऑफ एरर हो गया। Is that clear, sir? And I can calculate this. Any questions from your side? I move forward. Let's go into the study. Yes, okay. Yes, Kajal, I'm moving forward. So operational definition, sir, ये बड़ा important है कि आप जो डिसीजन लोगे विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लोगे, सम सैंपल लोगे। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द एमएससी स्टडी। अगर मुझे रेफरेंस क्लियर नहीं है, व्हाट इज कॉल्ड गुड केस एंड व्हाट इज कॉल्ड बैड केस एज एन लिमिट सैंपल और एज एन एग्जाम्पल। लिमिट सैंपल बोल सकते हैं और आप कोई केस बोल सकते हैं, अप्रूव्ड सैंपल्स बोल सकते हैं। सो गुड का अप्रूव्ड सैंपल और बैड का अप्रूव्ड सैंपल होना चाहिए। गुड किससे बोलेंगे, बैड किससे बोलेंगे, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन क्रिएट करनी है, फिर हम लोग एमएससी स्टडी कर सकते हैं। जब तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर जजमेंट क्रिएट नहीं करूंगा तो मैं लोगों को चेक नहीं कर पाऊंगा कि आर दे जजिंग इन ए राइट वे और नॉट। फिर उनको डिसीजन यस और नो में लेना है, पास और फेल। सो एवरी एमएससी स्टडी यू शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज कॉल्ड गुड केस, व्हाट इज द बैड केस। जैसे फैन है, नॉइज का ले लिया आपने फैन, और फिर मैं बोलूंगा इतने डीबी तक मेरा ओके है, तो ये फैन मुझे मालूम है ओके है, ये मेरा सैंपल परफेक्टली ओके है, ये मेरा रिजेक्ट माना है। अब मैं लोगों को दूंगा वो प्रोडक्ट नापने के लिए, तो मुझे मालूम है इस प्रोडक्ट को उसको ओके बोलना चाहिए था, रिजेक्ट, एंड लेट देम, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन, दैट इज अवर स्टडी। सो बट वी शुड नो
व्हाट इज माय ऑपरेशनल डेफिनेशन। अगर आपको अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं मालूम है तो कई बार हम कस्टमर कंज्यूमर से भी चेक करवा के ले लेते हैं। अगर कहीं बिल्कुल ही डाउट आ जाता है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट, देन वी टेक द डेफिनेशन फ्रॉम द कस्टमर, सेल्स, मार्केटिंग और any other stakeholder, and that converts into a quality standard. How to collect data for MSA attribute study? पहले data collection पे आते हैं। So there is a simple method. So मेरी sheet है, मैं इसको simple method में convert कर देता हूँ। आपको attribute के लिए variable study को reference बनाना पड़ेगा। वहाँ number of samples क्वेश्चन थे, कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेने हैं। so, किसी को याद है कितने सैंपल लेने थे सर वेरिएबल में? बताते जाइए, फिर यहाँ एट्रीब्यूट के आंसर्स हैं। 10 लेने थे, नहीं 10 सैंपल थे, ट्रायल 3 थे तो 30 हो गए थे, सैंपल 30 नहीं थे। सर यू रिमेम्बर ट्रायल कितने थे? 3 और सैंपल्स 10 थे, तो रीडिंग कितनी हो गई थी? 10 into 3 30, करेक्ट। और 1 अप्रेजर, क्यों सर? सेकंड अप्रेजर को भी ऐसे ही लेना था, 10 into 3 रीडिंग 30, तो टोटल 60 रीडिंग हो गई 2 अप्रेजर्स की, सो ऑन। अब यहाँ हम डिस्कशन कर लेते हैं। सर यहाँ नंबर ऑफ सैंपल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ये एट्रीब्यूट स्टडी है। वेरिएबल में कम डेटा पे काम चल जाता है, एट्रीब्यूट में ज्यादा डेटा कलेक्शन करना होता है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इज मिनिमम 50 सैंपल्स। अगर बल्कि प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मतलब if I am making a crane or so heavy product, I cannot have 50 samples in my factory. It's not possible. Then I can reduce to between 20 to 25. Otherwise, the requirement take 50 samples. And 50 sample to be checked how many times? How many trials? 3 by 1 appraiser. 3 and by 1 appraiser, तो हो गया 150 टाइम चेक करेगा एक आदमी। फिर दूसरा आदमी आएगा, वो भी 150 टाइम चेक करेगा। सो 2 appraiser में we have 300 set of responses. So यहाँ responses ज्यादा लेना पड़ता है, because attribute have loss of information and variable is gain of information. The moment we have loss of information, I increase my data set. So मैं अपना डेटा को बढ़ा लेता हूँ सर, जब मेरे को लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और एट्रीब्यूट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमेशा याद रखो, एट्रीब्यूट के पास इंफॉर्मेशन कम होती है। लास्ट टाइम आई हैव गिवन सम एग्जांपल, आई डोंट रिमेंबर whether I have shared that with you or not, that in one of the court case there was a discussion happening. The lawyer was asking that guy कि बताओ ये सही है या नहीं है, मतलब the response was attribute, what he was expecting from the suspect कि accused, I will say accused, कि हाँ ना में जवाब देगा। The guy is saying मैं हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, जैसे attribute response, I need variable response, because attribute is a loss of information. So now he referred to the judge कि यार देखो जवाब ही नहीं दे रहा, it will be contempt of court, why he is not answering? So there is a loss of information is happening. So उसने बोला कोर्ट में कि सर मैं yes no में आंसर नहीं हो सकता। Now they are asking कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका yes no में आंसर नहीं हो सकता? So he said I can ask you, जज से ही पूछ लेता हूँ। जज कह रहा मुझे भी बताओ, I am very surprised to know कि ना इसका आंसर yes है ना no है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इस दुनिया में? It's a very simple, I asked you, say have you stopped beating your wife? तो उसका क्वेश्चन क्या था? आपने अपने बीवी को मारना बंद किया या नहीं किया? जज से पूछ रहे। So what he will respond? अगर बोलेगा हाँ मैंने बंद कर दिया, you know what is the conclusion? पहले मारता था। ये कहेगा नहीं मैंने बंद नहीं किया तो अभी मार रहे। Now judge is saying मेरे मारने से कोई संबंध ही नहीं है सर, this question है no answer in yes and no. So the moment you restricted people in yes and no and 0 and 1, you have a loss of information. That is the issue. So if you have loss of information, increase your sample size. So वहाँ 10 सैंपल लिए थे, यहाँ पे 50 पे चले गए। Is it clear? मजबूरी होगी, बल्कि प्रोडक्ट्स होंगे 20-25 तक आ जाएंगे। ट्रायल हमें 3 ही लेने, आपको मालूम है, ये हमने सेट किया हुआ वेरिएबल में, बिकॉज 3 से नीचे हम लोग ट्रायल्स नहीं लेते। एंड एक और अप्रेजर कितने लेने हैं? मिनिमम 2, क्योंकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं आती। 3 भी हो सकते हैं एट एक्चुअल, 4 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 विल टेक। So is that configuration clear? So 50 into 3 into
2 अप्रेजर, सो इतने सेट ऑफ रीडिंग्स आपको लेना पड़ेगा। बट यहाँ रीडिंग कैसे आएंगी सर? सिर्फ 2 ही रीडिंग आएगी, 0 1 0 1। वहां पे वैल्यूज आ रही थी 23 24 25। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, 0 होगा या 1 रिस्पॉन्स, या तो बोलेगा पास है या फेल। एंड हाउ टू कलेक्ट डेटा? इट्स वेरी इजी, इट्स अ वेरी सिंपल डेटा कलेक्शन। कैसे हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं? आप ऐसे ये नंबर्स ऑफ पार्ट्स हो गए लिखे हुए हैं, और ये अप्रेजर 1 का पहला रिस्पॉन्स है, दूसरा है, तीसरा है। जैसे आप यूं लिख सकते हो A1 A2, मतलब इसका सेकंड रिस्पॉन्स, थर्ड ट्रायल। एक ही सैंपल को उसने चेक किया, कई बार 0 बोला, 0 बोला, और बाद में उसको 1 बोल दिया, या इसने 0 बोला 0 बोला 0 NG बोला, मतलब थर्ड को उसने बोला ओके है, ओके ओके, तीनों बार इसने ओके बोला। ऐसे ही अप्रेजर 2 का ले लो, B1 B2 B3 ले, एंड ऐसे 50 सैंपल्स का ले लो। तो ये 50 सैंपल ऐसे हैं, और ये 3 अप्रेजर ऐसे हैं, और ये ग्रे कॉलम क्या है? ये है रेफरेंस, ये वो जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है कि जो मैंने उनको सैंपल दिया था 3 बार ना, वो एक्चुअली ओके था या NG था। तो ट्रुथ तो एक ही होगा सर, ये कुछ भी बोले, 1 बोले या 0 बोले या सारे 1 बोले या 0 बोले, ट्रुथ अगेंस्ट ए सैंपल विल रिमेन 1, आइदर इट विल बी 1 और 2, मतलब 1 होगा या 0 लिखा होगा, एक ही ट्रुथ लिखा होगा इसके आगे। सो द ग्रे कॉलम विल कंटेन आइदर 1 और 0। इट मीन या तो ये सैंपल ओके है या NG है एज पर द रेफरेंस स्टैंडर्ड। बस के अगेंस्ट लोगों ने क्या बोला, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज द रिस्पॉन्सेस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कलेक्ट डेटा, एंड द शीट विल समथिंग लुक लाइक दिस। Any question on data collection, sir? Is that sheet clear how to collect physically data and follow the same principle? Sir, आपको principle याद है? Law of randomization. Randomization मतलब एक सैंपल बार बार उठा के मत दो, सैंपल्स को भी randomly दो, किसी सीक्वेंस में मत दो। 50 सैंपल का कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। एक साथ तीनों ट्रायल्स मत कराओ, वो ओके ही बोलेगा, वरना ट्रायल्स को भी रेंडमली कराओ, ऑपरेटर्स को भी रेंडमली शिफ्ट करो। ये नहीं एक के साथ पूरी स्टडी कर ली, बाद में सेकंड को बुलाया, दोनों को शिफ्ट करते रहो। सो ऑपरेटर शुड बी रेंडमाइज, मींस इंस्पेक्टर, अप्रेजर। पार्ट शुड बी रेंडमाइज, ट्रायल शुड बी रेंडमाइज्ड। सो लॉ ऑफ रेंडमाइजेशन फॉलो करना है, और लॉ ऑफ सीक्रेसी फॉलो करना है। सीक्रेसी मतलब उसको पता ना चले ये 25th पार्ट है या 50th पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है। द कोडिंग हैज टू बी फॉर द रिकॉर्डर, नॉट फॉर द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर शुड नॉट decode. एज ए रिकॉर्डर आई शुड decode द रिस्पॉन्सेज, कि ये कौन से पार्ट को इसने नापा है, मुझे पता होना चाहिए, बट जिसको पार्ट दिया उसको नहीं पता होना चाहिए उसको कौन सा पार्ट मिले। So this theory is to avoid any bias. So that is the idea. इससे कोई आपका biasing नहीं होगा, एक free expression आएगा, and the MSA study will be very accurate. So I stop here. Data collection point. Any question up to here, please ask. What things I have discussed? What is called attribute data? Second, we have discussed what are the type of the attribute study. Third, I have discussed that attribute data, how error happens in gauging and all, what is the method of how the error generated in the attribute data. Third, fourth, we have discussed what is the data collection plan for attribute study. Please ask question. Then I will go direct. अब मुझे सिर्फ calculation study पे जाना है, nothing else. Data is ready, collection is ready, understanding is done. Sir? क्या कर रहे हो? मैं जैसे अपना फैन का एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे को साउंड चेक करना है उसमें। ठीक है। तो जब भी इसके एट्रीब्यूट कैलकुलेट, जब भी इसका ट्रायल करना है, तो एक रेफरेंस सैंपल होना चाहिए। बट जैसे साउंड एक ऐसा है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, तो उसका रेफरेंस सैंपल कैसे बनेगा? एग्जैक्टली। सो उसका रेफरेंस के एक पहले एक्सपर्ट ओपिनियन पैनल बनाओ, एक फैन को रखो, और उन लोगों पे स्टडी नहीं होनी है, ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये कंज्यूमर और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल स्टेक होल्डर है, वो कहेंगे ये फैन अगर मार्केट में जाएगा तो रिजेक्ट माना जाएगा, तो आप उसको रिजेक्ट स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जब आप इसको स्टडी में यूज करेंगे तो उसको नहीं बताएंगे रिजेक्ट है या ओके है। बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग, द ग्रुप इज सिटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्टैंडर्ड बाय कलेक्टिंग द ओपिनियन। ओके, अगर वो कहेगा कि ये बॉर्डर लाइन लग रहा है ओके एनजी है, लेकिन ये एनजी केस में ज्यादा होगा, तो एनजी मार्क करो, बॉर्डर लाइन एनजी है, ये बॉर्डर लाइन ओके है, ये परफेक्टली रिजेक्ट है,
ये परफेक्टली ओके। ऐसे मल्टीपल केसेस क्रिएट करो। तो इसका मतलब क्या होगा, एमएसए स्टडी बाद में होगा, पहले ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट होगा, करेक्ट सर? और इनके साथ स्टडी नहीं होगी। दे आर नॉट द पीपल हु आर अंडर स्टडी, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये क्लियर है? इसका मतलब ये अलग एक्सरसाइज है, पहले ऑपरेशन स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, अब ओपिनियन जो भी आएगा आएगा, अब स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड तो हमने पहले क्रिएट किया हुआ, हमें मालूम है हमने रिजेक्ट सैंपल दिया, लेट देम से एनीथिंग, बट वी नो ये जब मार्केट में जाएगा तो रिजेक्ट ही कहलाएगा। ऐसे आपको 50 सैंपल पहले अपने क्रिएट करने, आइडेंटिफाई करने। इस 50 में बॉर्डर केसेस भी होंगे जहां कंफ्यूजन होगा लोगों को, वो भी सैंपल आपको। आइडेंटिफिकेशन तो फिर किसी टूल्स के थ्रू ही होगा ना, जैसे कोई डीबी मीटर से कैलकुलेट करो वही तभी आइडेंटिफिकेशन होगा, या फिर हेयरिंग से कैसे? दो ऑप्शन है मैंने आपको बताया। अगर एट्रीब्यूट है तो फिर पीपल के परसेप्शन, जो स्टेक होल्डर का परसेप्शन है, जो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से डेफिनेशन क्रिएट होगी जो स्टेक होल्डर है। और अगर वेरिएबल डेटा है तो मैं उनको नाप के रीडिंग लेके फिर उनकी वैल्यू के हिसाब से 1 और 0 डेफिनेशन दूंगा। इसलिए 2 केसेस क्रिएट हो रहे हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल। इज इट ओके? यस, ओके। तो आप देखो आपका ये नापा जा सकता है, तो फिर मैं पैनल है या सो इफ कैन वी मेजर इट सेपरेटली? यस। तो फिर हम उसको एक मेजर करके उसको टीम के साथ एग्री कर लेंगे कि ये ओके है, ये रिजेक्ट है, क्योंकि एट्रीब्यूट वेरिएबल केस है। और अगर ये नहीं भी होता तो हम बाय परसेप्शन भी कर सकते थे कि अगर ये कंपनी में जाएगा तो 10 लोगों से ओपिनियन लेके, मतलब जो ओपिनियन ग्रुप था उसको बिठा के उनसे एक परसेप्शन रिस्पॉन्स क्रिएट करा के कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ये रिजेक्ट है, तो हम उसको रिजेक्ट में काउंट कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कोई वैल्यू हमारे को नहीं होती, कोई मेजरमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाहर भी वो परसेप्शन बेस पे ही जज होगा, कोई मीटर से जज नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। तो जहाँ मेजरमेंट हो सकता है वहां मैं मेजरमेंट लूंगा, लेकिन रेफरेंस के अगेंस्ट 1 और 0 लिखूंगा। और उसका बेसिस क्या होगा, पहले मैंने उसको नाप के देखा होगा। इज इट फाइन? Yes, okay. So it's a good point, how to create a operational definition. So बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ये प्रिपरेशन है फॉर द स्टडी। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्रिएट करो, एट्रीब्यूट वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, ये डिसाइड करो। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन प्लान डिसाइड करो, फिर रैंडमाइज करो एंड सो ऑन। और सीक्रेसी मेंटेन करो, नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 लो, अप्रेजर डिसाइड करो और फिर डेटा कलेक्शन करो। अब डेटा को एनालाइज कैसे करना है, नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल फेज ऑफ एनालिसिस एंड देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। Let's move to the third part to understand the MSA study.